हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, हमने भूसन्नति टॉपिक ले रखा था। उसमें मैंने आपको बता दिया कि भूसन्नति की उत्पत्ति कैसे होती है और कैसे भूसन्नतियां वलित पर्वत के निर्माण के स्थल कहलाए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने हॉल और डाना की संकल्पना को पढ़ लिया है, हॉक की संकल्पना को पढ़ लिया, उन दोनों के डिफरेंसेस को मैंने बता दिया है आपको। अब हम एक नई संकल्पना लेके चलते हैं और हमारे भूसन्नति टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी भूसन्नति है, भूसन्नति की का सिद्धांत है J.W. इवांस। ठीक है, J.W. इवांस ने भी भूसन्नति के बारे में अपने कुछ विचार दिए थे। ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने कुछ कहा नहीं था, दो तीन बातें हैं जो आप देख लीजिए। पहली बात इन्होंने जो कही J.W. इवांस ने, इन्होंने भूसन्नति को एक नया नाम दिया और वो नया नाम था सेडिमेंटेशन सबसिडेंस। सेडिमेंटेशन सबसिडेंस, इस वर्ड को यूज में लिया है इन्होंने। ठीक है, इस सेडिमेंटेशन सबसिडेंस की इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई। इन्होंने कहा कि इसके आकार और इसके स्थान में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इनका आकार अलग अलग हो सकता है और स्थान भी अलग अलग हो सकता है। यानी भूसन्नतियां अलग अलग आकार में और अलग अलग स्थान पर हो सकती है। आकार कैसे अलग हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये कैसे हो, सकरे भूभाग रहे, सकरे जलीय भाग रहे, या ये चौड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है ये उथले हो या गहरे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये कैसे हो सकते हैं, वक्राकार हो सकते हैं। वक्राकार यानी आर्च के रूप में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा बराबर हो, ये वक्र के रूप में हो सकती हैं, ऐसे जैसे ऐसे भूसन्नतियां हो सकती हैं। ठीक है, वक्राकार रूप में हो सकती हैं, या ये क्या हो सकती हैं, असमतल धरातल वाली, असमान धसाव वाली हो सकती हैं। असमान धसाव वाली हो सकती है। असमान धसाव कैसे, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो भूसन्नतियां हैं, इन भूसन्नतियों की तली में, पूरी तली में ही एक साथ धसाव हो। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे धसाव हो, कहीं पे धसाव ना हो। यानी कि इनकी तली जो है वो ऐसे कहीं भी ऐसे हो सकती है। ठीक है, यानी कि यहां धसाव है, यहां धसाव है, कहीं धसाव है, कहीं धसाव नहीं है। यानी कि असमान धसाव वाली तली भी भूसन्नति की हो सकती है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि सकरे चौड़े, उथले, सकरे या गहरे या असमान धसाव वाले कैसी भी भूसन्नति हो सकती है। तो आकार के आधार पर तो इन भूसन्नति में अलग अलग विभेद हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने स्थान को लेकर भी कहा कि इनकी जो अवस्थिति है, ठीक है, स्थान से मतलब क्या है, इनकी अवस्थिति जो है वो अलग अलग हो सकती है। भूसन्नतियों की अवस्थिति कैसे हो सकती है, ये हो सकता है कि भूसन्नतियां जो हैं वो एक दृढ़ भूखंड जो है उसके दृढ़ भूखंड के महासागरीय किनारे पर हो। जैसा किसने कहा था, हॉल और डाना ने कहा था। ठीक है, दृढ़ भूखंड के महासागरीय किनारे पर हो, जैसे अपलेशियन भूसन्नति है। ठीक है, ऐसी हो सकती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि ये क्या हो, दो दृढ़ भूखंडों के मध्य हो। जैसा किसने कहा था, हॉग ने कहा था। जैसे हमारी टेथीज भूसन्नति है। टेथीज भूसन्नति कैसे है, टेथीज सन्नति किसके बीच में थी, क्या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में थी। ठीक है, जिससे क्या बने, हिमालय और अल्प्स पर्वत बने, और आज भी भूमध्य सागर उसके अवशेष के रूप में दिखाई देता है। तो इन्होंने कहा कि दो दृढ़ भूखंडों के मध्य हो सकती है, या ये क्या हो सकती है, पर्वत या पठार के आगे हो सकती है। पर्वत या मैं कहूं पठार या मैदानों के आगे हो सकती है। जैसे कैसी थी, जब हमारा हिमालय निर्माण हो रहा था तो टेथीज जो भूसन्नति थी उसमें पूरी में जब वलन नहीं हुआ था तो आगे क्या था, हमारा सिंधु गंगा खंड का निर्माण हुआ था। क्या था, सिंधु गंगा खंड।
ठीक है, यानी कि जब आप ये देखें कि मान लीजिए ये हमारा इधर से जब यूरेशिया था, ठीक है, और इधर से क्या आ रहा था, हमारा एशियन प्लेट आ रही थी, तो इसके आने के दौरान यहां पर तो हिमालय बन गया था, मगर एशिया की मतलब भारत की ओर जो है कुछ क्षेत्र ऐसा था जिसमें अवसाद जमा हो रहे थे और यहाँ पर क्या था, जल बना रहा था। 33 भूसंगति है, पूरी में वलन उत्पन्न नहीं हुए थे, तो इसको बोला गया था सिंधु गंगा खंड। और इसको भी एक भूसंगति माना जाए, इसमें धीरे धीरे अवसादों का जमा होता गया और आज हमें सिंधु गंगा के मैदान दिखाई देते हैं। यहाँ पे सिंधु गंगा के मैदान इसी खंड में अवसादों के जमा होने से निर्मित हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि सब तरीके की भूसंगति हो सकती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भूसंगति ऐसे भी हो सकती है कि नदियों के मुहाने पर ही भूसंगति बन जाए। जैसे ये कोई दृढ़ भूखंड है, इससे नदी आ रही है और नदी जहां पे आकर के डेल्टा बना रही है, यहीं पर इसके अवसाद के जमाव की वजह से डेल्टा का धसाव हो जाए और यहाँ एक गर्त का निर्माण हो जाए, जिसे भूसंगति कह सकते हैं। यानी कि नदियों के डेल्टा पर भी इसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो जेडब्ल्यू इवांस ने इनको नाम दिया सेडिमेंटेशन सब्सिडेंस और आकार में और अवस्थिति में अलग अलग अंतर बताया कि ये दृढ़ भूखंडों के मध्य भी हो सकती है, दृढ़ भूखंड के किनारे पर भी हो सकती है, या हो सकता है कि ये पर्वतों और पठारों के आगे हो, या ये हो सकती है कि ये नदियों के डेल्टाई भागों में हो। बाकी इन्होंने वही सेम माना कि इनमें लगातार क्या होगा, अवसादीकरण होगा, सेडिमेंटेशन होगा, उससे धसाव होगा और धसाव के बाद जब कभी इनमें क्षैतिज संपीड़न होगा तो उससे वलित पर्वतों का निर्माण होगा। क्लियर है, ये जेडब्ल्यू इवांस ने कहा। ठीक है दोस्तों, अब जेडब्ल्यू इवांस के बाद अगली संकल्पना जो हम लेते हैं वो आते हैं हमारे शूशर्ट की संकल्पना। किसकी है, शूशर्ट की संकल्पना। शूशर्ट, ठीक है, तो शूशर्ट ने क्या कहा, इनकी संकल्पना लेते हैं। ठीक है, शूशर्ट महोदय जो थे, इन्होंने बताया कि जो भूसंगतियां हैं, इनके आकार, इनकी अवस्थिति और इनका जो ऐतिहासिक जो विकास हुआ है उसके आधार पर ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। इन्होंने भूसंगतियों का वर्गीकरण दिया एक तरीके से। भूसंगतियों का आकार, अवस्थिति और ऐतिहासिक विकास के आधार पर वर्गीकरण दिया। ऐतिहासिक विकास के आधार पर वर्गीकरण, ये याद रखिए आप। तो वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया, शूशर्ट ने। ठीक है, कैसे, कौन कौन से टाइप दिए इन्होंने। पहले इन्होंने भूसंगति बताई, वो बताई मोनोजियोसिंक्लाइन। मोनोजियोसिंक्लाइन यानी एकल भूसंगति। मोनोजियोसिंक्लाइन या एकल भूसंगति। इनकी जो मोनोजियोसिंक्लाइन एकल भूसंगति थी, ये कैसी थी, जैसी हॉल एवं डाना ने बताई थी। हॉल व डाना के द्वारा बताई गई भूसंगति जैसी थी, वैसी ही इन्होंने मोनोजियोसिंक्लाइन बोली। कैसे, इन्होंने माना कि जो मोनोजियोसिंक्लाइन है वो एक दृढ़ भूखंड के किनारे पर होगी, पहली बात। ठीक है, तो दृढ़ भूखंड के महासागरीय किनारे पर। पहली बात तो ये होगी इसकी विशेषता मोनोजियोसिंक्लाइन की। दूसरा इसकी विशेषता क्या होगी कि ये जो भूसंगति है ये उथली, सकरे व लंबे सागरीय भाग। हॉलैंड डाना ने भी यही बोला था, ये उथले, लंबे और सागरीय भाग होते हैं भूसंगतियां। तो मोनोजियोसिंक्लाइन जो है वो दृढ़ भूखंड के महासागरीय किनारे पर होगी और उथले, सकरे और लंबे सागरीय भाग होंगे। ठीक, इसके अलावा इनमें जो भौगोलिक विकास या पर्वत निर्माण का जो एक भौगोलिक विकास का जो है वो सिर्फ एक ही चक्र पाया जाएगा। एक चक्र कैसे पाया जाएगा, एक ही साइकिल होगा। एक साइकिल कैसे होगा, इनका कहना था
कि भूसन्नतियां जो हैं उनमें अवसादीकरण होगा। अवसादीकरण की वजह से क्या होगा, उनकी तली में धसाव होगा और तली धसाव के बाद पर्वतों का निर्माण होगा। यानी कि एक पूरा साइकिल में चलेगा, यानी कि जिस दर से अवसादीकरण होगा उसी दर से धसाव होगा। तो मोनोजियोसिंक्लाइन जो है उनमें भौगोलिक विकास का केवल एक ही चक्र पाया जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या दिया इन्होंने दिया अपलेशियन भूसन्नति। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या था, अपलेशियन भूसन्नति। कैसे था कि देखो इसमें सारी विशेषता मिल गई। अपलेशियन भूसन्नति थी वो दृढ़ भूखंड सिर्फ एक के किनारे थी। कौन सा था वो, अपलेशिया। अपलेशिया दृढ़ भूखंड था जिसके किनारे पर अपलेशियन भूसन्नति थी और ये उथली थी, सक्रिय थी और लंबा सागरीय भाग थी। जब इसमें क्षैतिज संपीड़न हुआ तो धसाव की वजह से जो पहले से अवसाद बहुत मोटा हो चुका था उससे अपलेशियन पर्वत का निर्माण हो गया, यानी एक ही साइकिल पूर्ण हुआ। इसे इन्होंने मोनोजियोसिंक्लाइन कहा, जो कि हॉल और डाना के द्वारा दी गई संकल्पना से मिलती हुई थी। ठीक है दोस्तों, दूसरी इन्होंने जो जियोसिंक्लाइन ली, ठीक है, दूसरी जियोसिंक्लाइन उन्होंने ली वो थी पॉलीजियोसिंक्लाइन या बहुल भूसन्नति। क्या लिया, पॉलीजियोसिंक्लाइन, इसे कहेंगे बहुल भूसन्नति। ठीक है, पॉलीजियोसिंक्लाइन। अब ये इन्होंने कहा कि जो पॉलीजियोसिंक्लाइन है, ठीक है, ये चारों ओर से किससे रहेगी, इसकी जो पॉलीजियोसिंक्लाइन की जो खासियत है इसकी कहा कि ये बहुत एक तो बड़ी चौड़ी होगी। ठीक है, तो पहली विशेषता इन्होंने क्या बताई पॉलीजियोसिंक्लाइन की कि ये चौड़े जलीय भाग होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, चौड़े जलीय भाग होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा बड़े जलीय भाग होंगे, बड़े कोई महासागरीय भाग होंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि इनकी जो है पॉलीजियोसिंक्लाइन जो है इनका भूगर्भीय इतिहास जो है वो बड़ा ही जटिल रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें पर्वत निर्माण के कई चक्र होंगे, या इसके यही कहें कि भौगोलिक विकास के कई चक्र होंगे इसके जियोसिंक्लाइन के। भौगोलिक विकास के कई चक्र बनेंगे, कई साइकिल में इसका भौगोलिक विकास होगा। कैसे, बीच में इसमें क्या होगा, उत्तोलन होगा, तली का धसाव होगा, तली का धसाव होगा, उसके बाद पर्वत निर्माण हो जाएगा, फिर इसमें दोबारा धसाव हो जाएगा, फिर पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। यानी इसमें पर्वत निर्माण के कई चक्र हमें दिखाई देंगे किसके अंदर, पॉलीजियोसिंक्लाइन के अंदर। और क्या होगा कि इसमें जब ये जैसे जियोसिंक्लाइन है, इस जियोसिंक्लाइन में जब संपीड़न होगा तो एक जियोसिंक्लाइन के अंदर कई सारी एंटीक्लाइन बन जाएंगी। ठीक है, कई एंटीक्लाइंस का निर्माण होगा, यानी कई अपनतियां बनेंगी, जो फिर आगे चल के क्या बना लेगी, वलित पर्वत बना लेगी। ठीक है, एक सिंक्लाइन के अंदर कई एंटीक्लाइन बन जाएगी। जैसे ये मान लें ये हमारी एक सिंक्लाइन है, तो इस सिंक्लाइन के अंदर हमें कई सारी ऐसे एंटीक्लाइन मिलेगी। ठीक है, ऐसी कई एंटीक्लाइन मिलेगी। इसमें पर्वत निर्माण एक लंबे समय तक चलता रहेगा, इनका भूगर्भीय इतिहास बहुत लंबा रहेगा पॉलीजियोसिंक्लाइन का, और इनमें ऐसे कई एंटीक्लाइन बनती जाएंगी। और जब संपीड़न और बढ़ता जाएगा तो ये एंटीक्लाइन ऊंची होकर के और कई सारे पर्वतों की श्रृंखलाएं एक साथ बना देंगी। क्लियर है, तो इसे कहेंगे पॉलीजियोसिंक्लाइन। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने बताया रॉकीज एंड यूराल। रॉकीज एंड यूराल जो माउंटेन्स जो बने हैं वो रॉकीज और यूराल भूसन्नति में बने हैं, और इनका विकास क्रम जो है वो बहुत जटिल रहा है, लंबे भूगर्भीय इतिहास काल तक ये चलते रहे हैं, और इनमें पर्वत निर्माण के कई चक्र दिखाई देते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा पॉलीजियोसिंक्लाइन। तीसरी इन्होंने जो जियोसिंक्लाइन का टाइप बताया वो कौन सा था, वो था मेसोजियोसिंक्लाइन। ठीक है, क्या था तीसरा टाइप, मेसोजियोसिंक्लाइन, यानी मध्यस्थ भूसन्नति। मध्यस्थ भूसन्नति, मेसोजियोसिंक्लाइन। अब मेसोजियोसिंक्लाइन का नाम मेसो क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो भूसन्नतियां हैं मेसोजियोसिंक्लाइन हैं, ये दो स्थल खंडों के मध्य होंगी। पहली बात ये विशेषता है
ये दो स्थल खंडों के मध्य होंगी, मेसोजियोसिंक्लाइन। ठीक है, और इन दो स्थल खंडों के मध्य के साथ साथ ये गहरे सागरीय भाग होंगे। ठीक है, तो पहली हमने जो मोनोजियोसिंक्लाइन पढ़ी वो कैसी थी, वो उथली, लंबी और सकरी थी। जो हमने पॉलीजियोसिंक्लाइन पढ़ी वो कैसे थे, चौड़े थे। और ये जो है वो गहरे सागरीय भाग होंगे। लंबे और सकरे तो ये भी होंगे, ठीक है, गहरे सागरीय भाग होंगे। लंबे और सकरे तो ये भी होंगे, मगर गहरे सागरीय भाग होंगे। और ये दोनों विशेषताएं आप देखें तो ये किसने बताई थी, ये हॉग ने जो बताई थी। ठीक है, हॉग की संकल्पना से मिलती हुई थी, हॉग की जैसी। ठीक है, तो हॉग की जो संकल्पना थी उसके जैसी ये भूसंगति थी, वो मेसोजियोसिंक्लाइन थी। और ये मेसोजियोसिंक्लाइन है, इनका भी भौगोलिक जो विकास है वो एक कई चक्रों में पूर्ण होता है। ठीक है, इनका भी भौगोलिक विकास कई चक्रों में पूर्ण होता है। यानी कि इनका जो है लंबा एक इतिहास रहेगा, और लंबे इतिहास में इनमें कई बार अवतरण होगा, कई बार इनका क्या होगा, अवसाद जमा होगा, वलन बनेगा, और वापस उनमें क्या होगा, वापस अपर्दन होगा, और अपर्दन से फिर नीचे हो जाएंगे। तो इनका भौगोलिक विकास जो है वो कई चक्रों में पूर्ण होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनमें जटिल इतिहास है, इसका जटिल संरचना है। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने बताया, इसका एग्जाम्पल बताया टेथीज भूसंगति को। यानी अगर हम तीनों का टाइप देखें तो एप्लेशियन भूसंगति है वो मोनोजियोसिंक्लाइन है, उसमें सारी विशेषताएं मोनोजियोसिंक्लाइन की मिलेंगी। और जो यूराल और रॉकीज जो भूसंगति है वो इन्होंने बताई कि वो बहुल भूसंगति का एग्जाम्पल है। और जो टेथीज भूसंगति है जो दो स्थलखंडों के बीच में है और जिसका गहरा सागरीय भाग है, वो इन्होंने बताया मेसोजियोसिंक्लाइन, जो किससे मिलती हुई थी, ये हॉग की संकल्पना में जो भूसंगति बताई गई थी उससे मिलती हुई थी। ठीक है, तो इनका आपस में मैच कर रहा था। तो ये तीनों टाइप इन्होंने बताए, इन तीनों टाइप शूशर्ट ने बताए। और बाकी बात इनकी भी वही है कि इनमें अवसाद होगा, अवसाद की वजह से क्या होगा, अवसादिक आने की वजह से धसाव होगा, और इस धसाव की वजह से इनका जो अवसाद की मोटाई है वो बढ़ती जाएगी। बाद में जब इनमें संपीड़न होगा तो संपीड़न के कारण वलन उत्पन्न होगा, और वलन से फलित पर्वतों का निर्माण होगा। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग भूसंगति में फलित पर्वतों के निर्माण के जो चक्र हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और इनकी आकार अलग अलग हो सकता है, इनकी अवस्थिति अलग अलग हो सकती है। ये शूशर्ट ने बताया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लेते हैं अगला आर्थर होम्स की संकल्पना। आर्थर होम्स, ठीक है, आर्थर होम्स ने क्या संकल्पना दी। देखिए, आपको याद होगा आर्थर होम्स का मैं कई बार बता चुका हूं कि इन्होंने 1929 में क्या दिया था, 1929 में तापीय संवहन तरंग सिद्धांत दिया था। तापीय संवहन तरंग सिद्धांत 1929 में दिया था। और इनका जो तापीय संवहन तरंग सिद्धांत है वह जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो वहां भी ये यूजफुल है। ठीक है, जब हमने क्या पढ़ा था, हमने जब जियो आइसोस्टोसी पढ़ा था, हमने भू संतुलन को पढ़ा था, तब भी इन्होंने तापीय संवहन तरंग सिद्धांत के आधार पर ही उसी टाइप ही इन्होंने क्या बताया था, भू संतुलन को बताया था। जब हम पर्वत निर्माण सिद्धांत पढ़ेंगे तब भी इनको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो पर्वत निर्माण को भी साबित करती है, जियोसिंक्लाइन के निर्माण को भी साबित करती है, जियो आइसोस्टेसिस को भी साबित करती है, और साथ में इनकी जो है वो कन्वेयर बेल्ट, कैसे एक कन्वेयर बेल्ट की तरह मैग्मा का संचलन हो रहा है वो भी बताती है। ठीक है, तो इन्होंने तापीय संवहन तरंग सिद्धांत में क्या बताया कि हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे क्या है, मैग्मा है। मैग्मा, इस मैग्मा मेंटल जो है ये, ठीक है, इस मेंटल में से मैग्मा संवहन तरंगों के रूप में ऊपर उठता है, ऊपर उठ के, और इसमें क्षैतिज गति होती है, और क्षैतिज गति की वजह से क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट जो है वो पास आती है और दूर जाती है। यानी कि भूपर्पटी,
एस्थेनोस्फीयर जो है उसके नीचे क्या चल रहा है, एस्थेनोस्फीयर जो है जो दलता मंडल उसमें क्या चल रहा है नीचे, सॉरी लिथोस्फीयर जो है, एस्थेनोस्फीयर नहीं लिथोस्फीयर जो है हमारा स्थल मंडल है उसके नीचे मेंटल में से एस्थेनोस्फीयर की ओर मैग्मा प्लूम आता है। ठीक है, क्या आ रहा है, मैग्मा प्लूम, और इससे संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है क्योंकि मैग्मा बहुत ज्यादा तप्त है। ठीक है, संवहन तरंग की उत्पत्ति होती है और ये संवहन तरंगे जो हैं वो भूपर्पटी के नीचे चलती हुई इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर क्या करती हैं, मूवमेंट उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये क्षैतिज मूवमेंट उत्पन्न होती है, ये इनका था। और ये किसकी तरह काम करती हैं, ये करती हैं एक कन्वेयर बेल्ट की तरह, ऐसे काम करती हैं। ठीक है, ऊपर जाएंगी फिर इनमें क्षैतिज संचलन होगा, फिर एक क्या होगा, एक गिरता हुआ स्तंभ होगा। ये तो कैसा है, उठता हुआ स्तंभ है, और ये कैसा है, गिरता हुआ स्तंभ है। ठीक है, और ये इनके बीच क्षैतिज क्या हो रहा है, अभिसारी गति हो रही है, यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रही है। और कहीं कहीं पर इनमें बीच कैसी मूवमेंट होगी, डाइवर्जेंट मूवमेंट भी होगी। डाइवर्जेंट मूवमेंट जैसे यहां से ऊपर उठेंगी और ऊपर उठ के एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली जाए, तो ये कौन सी मूवमेंट होगी, डाइवर्जेंट, यानी इससे क्या होगा, अपसरण होगा। ठीक है, अपसारी गति होगी। ये सब तापीय संवहन तरंग सिद्धांत दिया था आर्थर होम्स ने। तो इस तापीय संवहन तरंग सिद्धांत के आधार पर ही इन्होंने भूसन्नति के निर्माण को भी स्पष्ट किया कि भूसन्नतियों का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने भूसन्नतियों के जो निर्माण होता है उसका इन्होंने चार कारण बताए। पहला कारण बताया इन्होंने मैग्मा का स्थानांतरण। पहला कारण इन्होंने लिया मैग्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ मैग्मा। मैग्मा का ट्रांसफर कैसे होगा, इन्होंने कहा कि जो भूपर्पटी है हमारी, उस भूपर्पटी के नीचे मैग्मा है और इस मैग्मा का जब किसी जगह से ये हट जाएगा, ठीक है, मैग्मा मान लो इस जगह मैग्मा है, ये मैग्मा जब हट गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या होगा, मैग्मा हट जाने से खालिस्तान बन जाएगा। इसकी वजह से ये जो भूपर्पटी है ये कुछ ऐसे नीचे धसा हो जाएगा भूपर्पटी में और इससे जियोसिंक्लाइन का निर्माण होगा। ठीक है, तो पहला कारण बताया मैग्मा का स्थानांतरण, कि भूपर्पटी के नीचे से जब मैग्मा किसी स्थान से हट जाएगा तो इसकी वजह से उस खाली जगह पे भूपर्पटी जो है उसका नीचे अवतरण हो जाएगा और उससे जियोसिंक्लाइन बन सकती है। ठीक है, पहला कारण तो इन्होंने ये माना। दूसरा इन्होंने माना चट्टानों का रूपांतरण जो है उसके कारण भी भूसन्नति का निर्माण हो सकता है। चट्टानों का रूपांतरण, अब चट्टानों का रूपांतरण कैसे होगा भाई, ये हमारी क्रस्ट है, भूपर्पटी है, यहां से जब ये संवहन तरंगे ऊपर उठ रही हैं तो ऊपर उठने पे क्या ला रही है अपने साथ, तापमान ला रही है। बहुत ज्यादा जब तापमान आएगा तो ऐसा हो सकता है कि भूपर्पटी की जो निचली चट्टानें हैं इनमें क्या हो, ये भी गर्म हो जाए, तप्त हो जाए, और तप्त होने से इनमें क्या हो सकता है, चट्टानों का रूपांतरण हो सकता है और इनका घनत्व बढ़ सकता है। ठीक है, रूपांतरण होने से इनका घनत्व बढ़ जाए, जब घनत्व बढ़ जाएगा तो इनका क्या बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, और दाब जब बढ़ जाएगा इनका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे सब्सिडेंस हो जाएगा। ठीक है, इस कारण भी हो सकता है, यानी आधार उन्होंने तापीय संवहन तरंग सिद्धांत को बनाया, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि मैग्मा जब स्थानांतरित हो गया तो भी हो सकता है, या फिर बहुत तप्त मैग्मा भूपर्पटी के नीचे की चट्टानों को गर्म कर देगी तो उनका रूपांतरण होगा, उससे उनका घनत्व बढ़ जाएगा और घनत्व से उनका भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा तो वो नीचे क्या हो जाएगी, अवतलित हो सकती है। दो कारण। तीसरा इन्होंने जो भूसन्नति निर्माण का कारण बताया वो बनाया संपीड़न को। संपीड़न द्वारा भी भूसन्नति का निर्माण हो सकता है। संपीड़न द्वारा भूसन्नति कैसे बनेगी, जब ये मान लीजिए हमारे भूपर्पटी है, ठीक है, इस भूपर्पटी के ये भूपर्पटी है, ठीक है, इस भूपर्पटी के क्या हो रहा है, नीचे से ये चल रही हैं हमारे तापीय संवहन तरंगे, इधर से भी मान लो एक इस सेंटर से चली तापीय संवहन तरंग,
दूसरी इस सेंटर से तापीय संवहन तरंग चली। ठीक है, जहां अलग अलग जगह से तापीय संवहन तरंग चल सकते हैं, कोई एक जगह तो है नहीं। और मान लीजिए कि ये दोनों की दोनों अब एक दूसरे की ओर अभिसरित हुई, एक दूसरे के पास आई, कन्वर्जन हुआ, और पास आने के बाद ये नीचे की तरफ चलने लगी, पास आके टकरा के नीचे की तरफ चलने लगी। तो जब दो संवहन तरंगे एक साथ आके नीचे की तरफ अवतलित होंगी तो इसकी वजह से भूपर्पटी की चट्टानों में भी क्या होगा, संपीड़न होगा। देखिए ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, अभिसरण के कारण क्या होता है, कंप्रेशन, संपीड़न, और उसकी वजह से जब ये नीचे अवतलित होंगी तो ये अपने साथ साथ भूसन्नति का भी अवतरण कर सकती है। अब तक ये भूपर्पटी का भी अवतरण कर सकती है और यहां से भी क्या बन सकती है, भूसन्नति बन सकती है। ठीक है, तो तीन कारण क्या क्या बता दिए, मैग्मा का स्थानांतरण इन्होंने कारण बता दिया, दूसरा इन्होंने बता दिया कि रूपांतरण द्वारा हो सकता है, और तीसरा संपीड़न द्वारा भी भूसन्नति का निर्माण हो सकता है। संपीड़न क्यों होगा, जब संवहन तरंगे पास आएंगी, पास आके वो गिरते हुए स्तंभ के रूप में जब नीचे जाएंगी तो उससे भूसन्नति जो है उसका निर्माण होगा, क्योंकि नीचे हमारी जो ये है वो अवतलित भूपर्पटी का नीचे अवतरण हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने चौथा कारण और दिया। चौथा कारण क्या दिया, संवहन तरंगों की गति। संवहन तरंगों की गति के कारण भी हो सकती है। संवहन तरंगों की गति के कारण क्या हो सकता है, इसके कारण सियाल का पतला होना, ये कारण हो सकता है कि सियाल संवहन तरंगों की गति से पतली हो जाए। जैसे ये हमारी भूपर्पटी है, ठीक है, ये किसकी बनी है, सियाल है, सियाल निर्मित है। अब ये मतलब तेजी से जब संवहन तरंगे गति करेंगी तो यहाँ पे क्या करेंगी, घर्षण करेंगी, यहाँ पे रगड़ उत्पन्न करेंगी, और रगड़ उत्पन्न होने के कारण ये क्या करेंगी, अपने साथ साथ सियाल की जो मतलब भूपर्पटी की नीचे की जो चट्टानें हैं उनमें से कुछ पदार्थों को अपने साथ ले जाएंगे। एक तो एक गर्म है, ऊपर से तेज गति से जा रही है। तो जैसे ये भूपर्पटी मान लीजिए इतनी मोटी है, ठीक है, ये भूपर्पटी इतनी मोटी है, और इसके नीचे से जब कंटिन्यू संवहन तरंगें बहुत तेजी से निकल रही होंगी तो ये क्या करेंगी, यहाँ की नीचे की चट्टानों को धीरे धीरे यहाँ से क्या करने लगेंगी, हटाने लगेंगी, ये यहाँ से हटाने लगेंगी। ठीक है, और ये हमारी भूपर्पटी जो है वो क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। और जहां कहीं पे इनका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा और भूपर्पटी बहुत पतली हो जाएगी, वहां पर भूपर्पटी क्या होगी, नीचे की तरफ धंस जाएगी, और उससे इस तरह भूसन्नति का निर्माण हो जाएगा। यानी आर्थर होम्स ने जो तापीय संवहन तरंग सिद्धांत था उसी को आधार बनाकर 4 कारणों से भूसन्नति के निर्माण को बताया। पहला, मैग्मा का स्थानांतरण, जहां कहीं से भी मैग्मा नीचे से हट जाएगा भूपर्पटी वहीं पर क्या हो जाएगी, अवतलित हो जाएगी, पहला कारण। दूसरा इन्होंने दिया रूपांतरण। रूपांतरण कैसे कि तापीय संवहन तरंगे ऊपर उठेंगी, भूपर्पटी के निचले की चट्टानें जो हैं उनमें क्या करेंगी, रूपांतरण करेंगी, उससे उनका घनत्व बढ़ेगा, उससे उनका भार बढ़ेगा और वो नीचे अवतलित हो जाएंगी। तीसरा इन्होंने दिया संपीड़न द्वारा। संपीड़न कैसे कि जब अभिसारी संवहन तरंगे क्षैतिज रूप से भूपर्पटी के नीचे जब चलेंगी तो उसकी वजह से जब वो मिलके नीचे जट की ओर गति करेंगी तो बहुत ज्यादा संपीड़न बल के कारण नीचे भूपर्पटी का धसाव हो जाएगा, यूं आई और नीचे गई तो भूपर्पटी को भी अपने साथ नीचे धसा ले जाएंगी। फोर्थ उन्होंने बताया कि संवहन तरंगों की जब गति बहुत ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि सियाल परत जो है हमारी जो भूपर्पटी है उसके नीचे घर्षण लगेगा, और घर्षण से वो क्या होगी, लगातार कमजोर होती जाएगी, और जहां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी वहीं पे भूसन्नति का निर्माण हो जाएगा। तो आर्थर होम्स महोदय का अगर ओवरऑल हम सिद्धांत देखें तो इन्होंने कहा कि भूसन्नति का जो निर्माण है वो सिर्फ इस धसाव की वजह से ही नहीं होता है कि तली में लगातार अवसादीकरण होता गया और उससे धसाव होता गया। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भूसन्नतियों के निर्माण जो है वो अब तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ अवसादीकरण और धसाव का ही परिणाम मान रहे थे। क्या था, या तो अवसादीकरण हो रहा था और अवसादीकरण से क्या हो रहा था, उसकी तली का धसाव हो रहा था। अभी तक हम सिर्फ यही पढ़ रहे थे, मगर इन्होंने देखिए आर्थर होम्स जो महोदय थे वो महाद्वीपों की गति में विश्वास करते थे,
वो स्थिर महाद्वीपों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि संवेदन तरंगों के प्रभाव में महाद्वीप गतिमान है, चलायमान है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अवसादीकरण और तली का धसाव ही जो है वो भूसन्नति के निर्माण के लिए सफिशिएंट नहीं है, बल्कि इसके लिए भूगर्भ जो है उसका आंतरिक संचरण जो है, भूगर्भ का जो आंतरिक संचरण है, जो आंतरिक गतियां हैं, वह भी जरूरी है। भूगर्भ के अंदर भूगर्भ के आंतरिक भाग में जो हलचल उत्पन्न होंगी ना, जो संवेदन तरंगों के रूप में हो रही है, जो संवेदन तरंगों के कारण हो रही है, उनका भी आवश्यकता है। ठीक है, तो ओवरऑल इनका सिद्धांत यही था कि अवसादीकरण और निक्षेपण से भूसन्नतियों का निर्माण नहीं हो सकता है, मतलब ये पर्याप्त नहीं है, होता तो है मगर भूसन्नतियों में अवसादीकरण और धसाव तो होता है, मगर साथ साथ इन्हें भूगर्भ का आंतरिक संचलन भी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे इवांस की संकल्पना हुई, शूसर्ट की संकल्पना हुई और आर्थर होम्स की संकल्पना हुई। अब आप देखिए कि सारे हमने सिद्धांत ले लिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको जियोसिंक्लाइन जो है, उस जियोसिंक्लाइन के निर्माण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के बारे में आपको बताऊंगा कि भूगर्भ जियोसिंक्लाइन जो निर्माण हुआ है वो, और उससे पर्वतों का निर्माण जो है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये तीनों संकल्पनाएं बता दी हैं। अब अगले वीडियो में हम भूसन्नति के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में भूसन्नति की विकास अवस्थाओं के साथ। थैंक यू।